अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में शादी का झांसा देख के चाचाजाद भाई ने अपनी कज़न को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने लड़की को कत्ल करने के बाद लाश खेतों में फेंक दी और उसके साथ लाई हुई रकम लेकर फरार हो गया। क्या पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करके रकम बरामद करने में कामयाब हुई? लड़की के अहले खाना को क्या इंसाफ मिल सकेगा? और पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या इंकशाफात सामने आए हैं? ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। खून सफ़ेद होने का मुहावरा किताबों में तो पढ़ा है, लेकिन अब आम ज़िंदगी में भी ये मुहावरा जो है बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहा है और लोग अपने ही रिश्तेदारों को किसी न किसी लालच के ऊपर ना सिर्फ कत्ल कर रहे हैं बल्कि उनकी कमाई हुई, मेहनत से कमाई हुई रकम जो है वो भी लूट लेते हैं। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर भी सगे चचा के बेटे ने पैसे की लालच में ना सिर्फ अपनी कज़न को कत्ल किया बल्कि उसके बाद उसके वालिद की जो रकम थी वो भी हथियाने की कोशिश की। इस टाइम वो बदनसीब बाप हमारे पास मौजूद है जिनकी बेटी जवान हो गई थी, शादी की उम्र थी, लेकिन उनके सगे भाई के बेटे ने ही उसको कत्ल कर दिया। इस कत्ल की महरिकात क्या हैं, इनको कब इस बारे में इल्म हुआ, पैसे कहाँ से आए, कैसे वो बच्ची पैसे लेके गई, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए मकतूला के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाशिम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। ये वाक़या क्या है, कुछ इस पर रोशनी डालिएगा। क्या बताऊँ, मैं टूट गया हूँ, हमारा ख़ानदान टूट गया, बल्कि पूरे इलाके में जो है ना ऐसी बातें फैली हुई हैं कि देखो क्या हो गया, मास्टर साहब के साथ क्या हुआ। ये बच्चे ने ना सिर्फ पैसे और पैसों के लालच की वजह से ना, उसको पता था कि मेरी ज़मीन चूनिया में ना वो बाईपास पे आई है, तो उनको सब घर वालों को था, पूरे इलाके को पता था कि मैंने कुछ सौदा किया, बयाना किया हुआ था। तो उसको पता था कि घर में पैसे, उन्होंने बच्ची को अपने साथ मिला। चंद दिन पहले हम वहाँ गए, एक माई फौत हुई थी, वहाँ हम घर गए हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो रहे हैं। और उन दिनों में इन्होंने ऐसे बोला कि चलो जी, चाची तो हमें रिश्ता देती नहीं थी, वो ऐसे चलो हम शादी कर लें, तो चलो बाद में चाचे को मना लेंगे। यानी वो बच्ची को ने ऐसे वर्ग लाया। बच्ची की मंगनी अभी नहीं हुई थी, मैं घर ढूंढ रहा था, तो अभी उसके लिए भी मैं चाहता था कि मेरे बेटे की मंगनी हुई है, और बेटी जो अभी ना उसकी मंगनी, मैं मोहल्ले में भी मैं चाहता कि 2 बेटियों की शादी लाहौर में है, बिल्कुल करीब ही है इधर उधर। अच्छा। मैं चाहता था कि नज़दीक ही कहीं हो जाए। टोटल कितने बच्चे आपके? मेरे 3 अपने बच्चे, 3 बेटियाँ 1 बेटा, 4 थे। अब तो 2 बेटियों की शादी हो गई थी और अब सिर्फ ये वाली बेटी और बेटे की मंगनी हुई थी मामू के घर। तो ये मुलजिम ने कत्ल क्यों किया और ये सारी प्लानिंग कैसे उसने की? बस वो उसको पता था कि इनके पास पैसे आए हैं। कुछ दिन पहले वो पैसे अपने मेरे भाई ने पूछा भी है कि यार 1-2 लाख वो मेरे मुर्गियों में घाटा पड़ गया। पता नहीं मुर्गियाँ कहाँ रखी थी, कि मुझे नहीं पता वो थी भी कि नहीं थी। हमें जो डाला, मैं यार मैं नहीं है, मेरे अपने अभी बच्चे की शादी करनी है, तो मैं तो उधर लगा हुआ, ऊपर मकान बनाना के सामान कुछ ऊपर ले जाऊँगा, नीचे ले जाऊँगा। तो बस वो पैसे के लालच, इसने जो है ना वो यहाँ से तकरीबन 4 बजे वो यहाँ से निकली होगी, तकरीबन 7:30-8 बजे दीपालपुर में जाकर उसने कत्ल कर दिया। चाकू पहले ही उसने ख़रीदा हुआ था, यानी जाने से पहले ही उसने चाकू हाथ में रखा हुआ था। तो आपको कब पता चला कि बेटी जो है वो आपके भतीजे से मिलने के लिए गई है? जी नहीं, वो मुझे कोई पता नहीं था। हम जो है ना इधर उधर मोहल्ले में, मैं नहीं चाहता था कि मतलब मेरी बेइज्जती हो, तशहीर हो, बच्ची थी ना, मैं चाहता था, क्योंकि कोई मोहल्ले में कोई रिश्तेदार ये नहीं, उसको ये गुमान भी नहीं कर सकता कि मास्टर हाशिम के बच्चे जो है ना वो ऐसे मतलब घर से जा सकती है। अच्छा, मुलजिम कत्ल करने के बाद घर वापस आ गया? 10:30 बजे मुझे पता लगा, लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 8 बजे के मर्डर करके दीपालपुर से 2.5 घंटे में ना वो मोटरसाइकिल पे घर आ गया। घर आके सो रहा है, घर आके इधर उधर जो है ना वो, तो 2-3 दिन के बाद उसने क्या किया, वो मक्की ख़रीदनी शुरू कर दी, जो यानी 100 रुपये गिली मक्की, 100 रुपये बढ़ के, और वो दुकान पे इतने 2.5-3 लाख डाल दिया। सब लोग कह रहे थे कि यार पता नहीं इसके पास पैसे कहाँ से आ गए हैं, यानी रिश्तेदार भी, दूसरे लोग भी
तो आप जब बच्ची आपकी लापता हुई तो आपने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया? जी, पहले मैं तो अपने 21 का वाक़या ये जिस दिन सूरज ग्रहण अपने लगा हुआ था ना, लेकिन मैं नहीं चाहता अगर मेरी बच्ची चली गई है ना मुझको छोड़ के, माँ बाप को छोड़, मैं नहीं वापस लूँगा। मैं बस जहाँ चली गई ठीक है। मिलने वाले ने दोस्त ने कहा कि यार वो पैसे भी आपके नहीं हैं, आप बता रहे हो कि 14-15 लाख, 14 लाख 17 हज़ार, बाकी कुछ जेवर था, तो आप ऐसे ना उसको मार देगा। फिर आप मैं फिर अपने 26 तारीख को यहाँ पे ना मैंने ना मालूम, मुझे नहीं पता, मैं किसी का नाम नहीं रहा, अगवा का पर्चा दर्ज कराया। तो बेटी के कत्ल होने का आपको कब पता चला? जी, ये तकरीबन वो लड़का जब पकड़ा गया ना जी, तो उसने फिर बताया कि मैंने उसको मारा। तकरीबन महीने के बाद आपको पता चला? नहीं, ये अपने 15-20 दिन महीना तो अब हुआ है ना जो। अच्छा, तब आपके ऊपर क्या गुजरी जब आपको ये पता चला कि आपकी बेटी का कातिल और कोई नहीं, आपके छोटे भाई का बेटा ही है? मेरे ख्याल वो नहीं जान सकता, वो कोई और नहीं जान सकता। एक दिन जिस पे इत्मीनान है ना, अगर वो काम कर जाए ना तो वो बड़ा दबता है, बड़ा उसका सदमा होता है, बड़ा ही सदमा होता है। तो अगर कोई दूसरा होता ना तो शायद मैं थोड़ा सा बड़ा सब्र करता। जब मुझे ये पता चला कि मेरा भतीजा है और वो मेरे भाई का बेटा है, और नहीं कुछ। मां साहब हौसला कीजिए। मां साहब, ये सबसे अहम पॉइंट है कि आपके सगे भाई का बेटा है जिसने आपकी बेटी को कत्ल किया है। मुलजिमान इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, अहले इलाका, अहले मोहल्ला, रिश्तेदार, शरीका प्रेशर डालता है कि माफ़ कर दें, एक तो चली गई, दूसरे की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। आपकी बेटी, सगी बेटी को उसने कत्ल कर दी है, क्या चाहेंगे आपके, कैसे इंसाफ आपको मुहैया किया जाए? मैं देखें कोई भी हो, मैंने इलाके में भी अपने जहाँ मेरी हर इंसान का ना अपने अपने मुकाम पे कदर होती है, जहाँ वो उसकी रिहाइश होती है ना, वो लोग जानते हैं कि ये इंसान कैसा है। तो मेरे इलाके में जो लोग हैं ना वो मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि मेरा ख्याल मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ कि जितनी मुझे, क्योंकि मैंने वो स्कूल बनवाए, बच्चों को पढ़ाया, मतलब इतनी छोटों को मैं छोटा नहीं समझता, मैं छोटे को बड़ा ही समझता हूँ। हमारे इधर खाकरू भी आ जाते हैं, मैं उसको कहता हूँ कि मेरी बेटी ने उनके लिए बर्तन रखे हुए थे, डेली उनको वह चाय पिलानी है, अब वो इनके लिए वो बिस्कुट भी साथ लेके जाएं, खाली चाय न दें। तो अभी घर में अलग-अलग बर्तन। जब मुलजिम पकड़ा गया आपकी मुलाकात हुई उससे? नहीं, मैं भाई से बातचीत हुई? जी नहीं, कोई नहीं। मैंने वो सब ने कह दिया था, दूसरे भाइयों से, दूसरे भाई आए, वो मेरे भांजे, कोई सुलह करने के लिए प्रेशर डाल? जी, वो कभी भी हो ही नहीं सकता ये, और ना ही मेरे पास कोई इलाके का ना शख्सियत आएगी। किस तरह का इंसाफ चाहेंगे बेटी के लिए? जी, मैं इंसाफ चाहूँगा ये इबरत का निशान बने दूसरे लोगों के लिए। देखो, ऐसी बेटियाँ दूसरी मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बेटी जैसी और भी बेटियाँ हैं, तो अगर मैं छोड़ दूँगा तो फिर उनका जो ना वो तो मुलज़िम का दिल और बढ़ जाएगा। मां साहब, आप पढ़े लिखे भी हैं, आपने सैकड़ों बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता भी किया है। कोई अगर देहात वगैरह का रिहायशी हो तो वो इस किस्म की चीज़ें ज़ात पात और इन तमाम चीज़ों में होता है। जब आपको ये पता चला कि बेटी गई है तो आपने उसको वापस बुलाया? किसको? बेटी को। जब आपको ये पता चला कि ये इस किस्म की लालच के तहत शादी करने की कोशिश कर रहा है? उनको ना पहले बुलाया कि अगर मेरी बीवी ने बुलाया, मेरी बीवी ने अगर निकाह कर लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर निकाह नहीं किया ना तो आज हम आपको ना निकाह देते, चंद दिन रखे हम, मतलब इज्जत है। कोई माम ने इधर बुलाएंगे अपने बच्चे के, अपने मामू वगैरह को, और फिर चाचों वगैरह बुला के ना मोहल्ले को, कोई कोरोना की वजह से चलो यार कोई नहीं, इतना खर्चा नहीं करेंगे, 2-4 जगह पकाएंगे, हम करते हैं। कहते जी चलो हम हमारे पास नहीं है, इधर ढूंढो। भाई कहने लगा हमारे पास तो ये नहीं है वो। जब वो वापस गए तो उधर से भाग गया। इसका मतलब है आपकी सारी गुफ्तगू के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि ये तमाम कुछ चीज़ें जो हैं प्लानिंग के तहत हुई। जब आपने ज़मीन बेची तो उसको लालच पैदा हो गई कि आपके पास पैसा आ गया, फिर उसने आपकी बेटी के ज़रिए वो पैसे हटाने की कोशिश की। बिल्कुल यही बात। तो बेटी को फिर कत्ल क्यों किया, इस बारे में पता चला? बेटी को इसलिए कत्ल किया कि मैं वो छुपने के लिए उस जगह नहीं,
उसको छुपाने के लिए कहाँ लेके जाता। जो भी ख़ानदान में जो भी मिलने वाला है वो मैं अपने। किसी बंदे को कत्ल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इससे पहले उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड है, कोई चोरी चकारी, कोई डकैती? जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा ना क्रिमिनल किस्म का लड़का है। अच्छा। हाँ जी, ये अपने ना, लेकिन उस पर कोई मुकदमा नहीं। वो उसने तो इधर अपने जहाँ फैक्ट्री थी, मुलाजिम था उधर, उसने एक अपने वो जो बॉस था उसका तनख्वाहें वगैरह देता था, उसने एक लड़के को सुना कि उसने छुरी मारी है, उन्होंने निकाल दिया। तो कुछ दिन के वो पे रहती थी, वो पे दे नहीं रहे थे और उसने उसको अगवा कर लिया। अच्छा। अगवा करके वो उसको अपने ये मेरे अपने कज़न बैठे उधर आओ, तो यानी ये सबको पता है गांव में। पहले भी वो इस तरह का है। हाँ, यानी आदि मुजरिम है, मुलजिम है, लेकिन पकड़ा कभी नहीं गया, मुकदमा कभी दर्ज नहीं हुआ, पहली दफ़ा पकड़ा गया। सब ने ना वो उसको मतलब मेरे भतीजे और दूसरों ने उनको छोड़ो जी चलो। आपके केस में तो ऐसा नहीं होगा, जैसे पहले लोगों ने कह के उसको माफिया दिलवा दी, आपके केस में तो माफी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ये आपने ना, ये कभी हो ही नहीं सकता, सोचे भी ना कभी। अल्लाह आपको हौसला दे जी, सब्र दे। आपने मास्टर हाशिम साहब की गुफ्तगू सुनी कि अपने ही ने इनकी कमर पे चुरा घोंपा है, इनका ना सिर्फ एतबार के साथ खिलवाड़ किया है, बल्कि इनकी बेटी, जवान साला बेटी जिसकी शादी की उम्र थी, जिसके लिए ये पता नहीं आंखों में कितने ख्वाब सजाए बैठे थे, उसके जहेज़ के लिए, उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। जब मुलजिम को पता चला कि उनके पास पैसे आ गए तो उसने सिर्फ पैसे हथियाने के लिए बच्ची के साथ ताल्लुक़ बनाया, उसको शादी का झांसा दिया और उसके बाद जब उसके हाथ में पैसे आ गए तो बच्ची के गर्दन पर छुरी फेर के उसको कत्ल कर दिया। मुलजिम को हाशिम साहब के मुताबिक 15-20 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम इस टाइम लियाकताबाद पुलिस की हिरासत में है। वहाँ चलते हैं और उससे जानते हैं कि उसने इतना बड़ा खिलवाड़ एतबार के साथ और अपनी सगी ताई की बेटी को क्यों कत्ल किया। कोई गैर एतमाद तोड़े तो कम तकलीफ़ होती है, इंसान जो है वो सब्र शुक्र करने की कोशिश करता है और इस बात के ऊपर उसको ये होता है कि किसी गैर ने उसके साथ खिलवाड़ किया, उसके एतबार के साथ, या कोई वादा तोड़ा है या किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाया है, तो वो ये बार बार सोच के अपने आप को तसल्ली देता है कि ये गैर है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई अपना सगा, वो भी सगे भाई का बेटा, आपकी बेटी को उकसा कर ले जाए और उसके बाद उसके पास जो रकम है वो हथियाने के लिए उसको कत्ल कर दे, तो जैसा मास्टर हाशिम साहब का आपने हाल देखा, ये हाल होता है कि इंसान ना जी पाता है ना मर पाता है और सिर्फ दुख की और एक कर्ब की कैफियत के अंदर जो मुबतला होता है। वो मुलजिम जिसने अपनी सगे ताया की बेटी को कत्ल किया है, वो लियाकताबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं कि ये सब उसने क्यों किया। तुम्हारा नाम? आजम। आजम कहाँ के रहने वाले? गंगा सिंह है। गंगा सिंह? गंगा सिंह। कसूर के रहने वाले? जी। क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल। क्या करते? इलेक्ट्रिशियन। कहाँ पे? वहाँ गांव में, कसूर में। तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा? बस जी मुझसे गलती सरजद हुई है, कत्ल कर बैठा हूँ जी। गलती सरजद हुई है? हाँ जी। क्या? कत्ल कर बैठा हूँ जी। कत्ल गलती है? बहुत बड़ी गलती है जिसका अजाला ही नहीं है। किसको कत्ल किया तुमने? चचाजाद बहन है। क्यों? बस उसके साथ कोई 3-4 माह 7 माह पहले वो हमारे घर आए हैं, तो उसके पास मोबाइल था, घर वालों से लाया था। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे घर बताता हूँ, तुम्हारे पास मोबाइल है? तो उसने कहा तुम ना बताओ, मैं तुम्हें खर्चा देती हूँ। तो उसने मुझे 5000 रुपया दिया, मैंने नहीं बताया। तो तब से वो बातचीत शुरू हो गई है हमारी मैसेज पे। अच्छा। तो फिर वो कहने लगी कि हम शादी कर लें। मैंने कहा मेरी पहले मंगनी हुई है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, शादी नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ये बात नहीं होगी। फिर बात चलती रही है, कहती रहती शादी कर लो। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, 1-2 दफ़ा नंबर ब्लैक लिस्ट में भी किया है। उसने कहा नहीं। फिर उसने 5-10 हज़ार रुपये और भेजे हैं। तो फिर कहने लगी है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगी तो मैं घर वालों को बताऊंगी भी तुमने मुझसे पैसे लिए हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे मसला बन जाएगा। अच्छा। तो उसने कहा कि फिर हम कहीं दूर चलते हैं। मैंने कहा हम दूर क्या करेंगे जाकर, इस दौर में महंगाई का दौर है, तो
नहीं ऐसे नहीं हो सकता। फिर उसने कहा कि मेरे पास पैसे आए हैं घर में, तो हम वो लेकर चलते हैं। एक दो दफ़ा मना किया, फिर मेरे दिल में भी आया चलो ठीक है। वो फिर इधर से निकल पड़ी है। उसने मुझे मैसेज किया कि मैं ना कितने पैसे लेके आई वो? 13 लाख। अच्छा, कहाँ पे मिले? इधर से वो निकली है और ठीक मोड़ गई है, आगे से फिर मैं आ गया हूँ। हम फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। मेरे दिन में था कि इसको इधर छोड़ दूँ या चला जाऊँ, लेकिन नहीं ऐसा हो सका, तो फिर जहन में आया कि इसको कत्ल कर दूँ। नहीं, जहन में तुम्हारे कैसे आया? तुमने तो पहले चाकू नहीं खरीदा हुआ था? चाकू लिया था ना तब। चाकू तो तुम लेके उसको मिलने गए? वो मुझसे आगे थी, एक स्टॉप जाके उतरी है, तो मैंने चाकू लिया वहाँ से। अच्छा। तो मैंने सोचा भी, मैंने उसको कहा तुम इधर रुको, जब हम मिल गए हैं मैं खाना लेकर आता हूँ। मैंने कहा इधर रुक जाएगी, मैं फरार हो जाऊँगा। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। तो मैं वो नहीं मानी भी अलहदा होने से। फिर मैंने उसको कत्ल कर। कैसे कत्ल किया? बड़े बयान में देना ना, मैंने माफी दे दी। कैसे कत्ल कैसे किया तुमने? हैं? अभी जो तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है, तब कत्ल करते हुए शर्मिंदगी नहीं हुई? कत्ल करने के बाद पैसे किधर गए? रो किस बात पे रहे हो? मुझे बड़ी बड़ी गलती हो गई। तो गलती का ज़ाला कैसे करोगे आप? जो सजा होगी मैं लेने के लिए तैयार। कत्ल करने के बाद पैसे लेके कहाँ पे गए थे? घर आ गया, पैसे किधर गए थे? वापस कर दी। कराची से क्या करने गए थे? मैं सोचा मैं भाग जाता हूँ, वापस ना आऊँ। फिर वापस क्यों आए? फिर सोचा गलती मैंने की, घर वाले क्यों तंग हो। फिर आगे गिरफ्तारी दे दी। आप चाचे से मिले हो? ताए से जिसकी बेटी को कत्ल किया? बाकी रिश्तेदारों से? कोई नहीं मिलने आता, मुझे सबने छोड़ दिए। माँ बाप? कोई भी नहीं। क्यों? गुनाह ऐसा अपने घर में गुनाह कर दिया तो फिर किसने आना है मगर। अगर तुम जान ही उसे छुड़ाना चाहते थे तो तुम उसको छोड़ के भाग जाते, कत्ल क्यों किया? कोई और बात ज़हन में नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। तुम्हें लगता है तुम्हारा चाचा तुम्हें माफ करेगा? पता नहीं सर। तुमसे उम्र में बड़ी थी तुम्हारी कज़न? कितनी? 10 साल। तो फिर तुमने उसके साथ फ़ोन पे रब्ता क्यों करना शुरू किया? सिर्फ लालच में, पैसे की लालच में? बस ऐसे ही मैसेज में बात होना शुरू हो गई। आप मुलजिम की बयान भी सुन रहे हैं, मुलजिम की हालत भी देख रहे हैं कि मुलजिम ने सारा कुछ पैसे की लालच में शुरू किया ताल्लुक़। अपनी कज़न को पहले ब्लैकमेल करता रहा कि तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, और उसके बाद उसने उसके बस पैसे देने शुरू कर दिए। और जैसे जैसे ये पैसे लेता गया वैसे वैसे ताल्लुक़ गहरा होता गया। और बिल आखिर जब इसको ये पता चला कि लड़की के पास ज़मीन, वालिद की ज़मीन के बस पैसे आए हैं, तो इसने उसको मिलने का प्लान बनाया और शादी करने का प्लान बनाया। और जब वो मिलने के लिए आई तो इसने चाकू से उसका गला काट के उसको कत्ल कर दिया। अब ये कहता है कि इसको अपने किए पे नदामत है, शर्मिंदगी है। लेकिन वो बाप जिसने अपनी बेटी के लिए पता नहीं हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ख्वाब आँखों में सजाए हुए थे, उसकी शादी करनी थी, उसके जहेज़ के लिए और तमाम चीज़ों के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहा था, उसको कत्ल कर दिया। अब ये कहता है कि ना तो मेरे रिश्तेदार वालिदैन को मुझसे ताल्लुक़ रखना चाहता है, ना मिलने आ रहे हैं, और इसको अपने किए पर नदामत भी है। और ये भी कहता है कि इस जो जुर्म उसने किया उसका ज़ाला सिर्फ इसको सज़ा की सूरत में ही मिल सकता है। पुलिस ने इसको कहां से गिरफ्तार किया है, अब तक इसके खिलाफ क्या शवाहिद इकट्ठे हुए हैं, जो लूटी हुई रकम है वो बरामद हुई, आला कत्ल बरामद हुआ कि नहीं हुआ, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। जिस केस पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर जिस खातून का कत्ल हुआ, क्या ये लालच की बुनियाद के ऊपर कत्ल हुआ, ख़ानदानी दुश्मनी थी, रंजिश थी, या कोई और बात है? इस चीज़ को जानने के लिए हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लियाकताबाद के पास मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जब इनके पास ये मुकदमा दर्ज हुआ तो किन दफ़ात के तहत दर्ज हुआ था, और फिर जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई
तो क्या चीज़ें सामने आई? रशीद साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सजा साहब, मुकदमा आपके पास किन दफात के तहत दर्ज हुआ, तफ्तीश किन पहलुओं पे की गई और अब अल्टीमेटली ये कत्ल साबित हुआ है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकदमा जो ना वो FIR 365-20 की दर्ज हुई थी हमारे पास। तो मैंने इसकी ये क्या होता है? अगवा की होती है, बच्चे की अगवा की होती है तफ्तीश। तो मैंने ये मुनीर अहमद खान को तफ्तीश दी मैंने। तो इसमें मुनीर साहब ने और मैंने भी, मुनीर साहब ने मेरे साथ बात की आकर, जब मौका मुलाजा किया, इसका सारा घर वालों को मिले, ध्यान लिए, तो उसने कहा कि यार ये तो सर ऐसे ही है जैसे आम टीम में लड़कियाँ जाती हैं। तो ये भी ऐसे ही गई है। मुकदमा नामालूम अफराद के नामालूम अफराद के साथ ऐसे हमने इनके घर से लड़की का शनाख्ती कार्ड भी ट्रेस किया, वो लिया, बाकी और दो चीज़ें ली, अपने तफ्तीश होती रही। तो कुछ अरसे के बाद, यानी कि 1 माह के बाद, तकरीबन 20, 25, 26 दिन के बाद, जो एक सर्कुलेट होता है CRO, जो नामालूम लोगों के बारे में जो कहीं कत्ल हो जाते हैं या लाश मिलती है उनकी, वो सर्कुलेट होते होते हमारे लाहौर में भी आया और मुझे पता चला दबालपुर सिटी में भी ऐसे एक हुआ हुआ है। तो मैंने वहाँ दबालपुर सिटी रब्ता किया, वहाँ नसीर खान इंस्पेक्टर, मुझे उससे रब्ता हुआ मेरा। तो मैंने नसीर खान इंस्पेक्टर को कहा कि मुझे इनकी तस्वीर भेज दें यार, कुछ अपने जो है जो भी इनकी तस्वीरें हैं मौके के वो भेज दें। उसने मेरे व्हाट्सएप पर भेजी। तो मैंने देखा और मैंने मास्टर साहब हाशिम साहब को भी हमने बताया कि ये तस्वीरें, तो उन्होंने कहा यही मेरी लड़की है। तो इसके बाद ऑटोमेटिकली लाश वहाँ पे कत्ल करके नहर वगैरह में फेंक दी थी, खेतों में? लाश उधर खेतों में, इधर मकई है, अब्दुल बाबर साहब की मकई है, खेतों दबालपुर सिटी में है। वो वहाँ बैठे हुए थे ये शाम को, जब यहाँ से अगवा हुए थे 21 तारीख को, इधर से अगवा हुए थे, लड़की गई थी और उसको इसने ठीक मोड़ बुलाया था। ठीक मोड़ पहले इसने जो कहा कि कसूर आ जाए आज़म ने, फिर उसने कहा नहीं खुडियाँ चलें, खुडियाँ पहुँचे मैं उधर आता हूँ। फिर उसने कहा कि ठीक मोड़ आए, वो ठीक मोड़ में उतर गई, वहाँ से इसने लिया। लेकिन ठीक मोड़ लेने से पहले, क्योंकि ये इरादतन इस लड़के का, आज़म का जो था, इसका इरादा था कि मैंने इसको कत्ल ही करना है, इसलिए इसने जाते हुए पहले चाकू खरीदा एक दुकान से। और वहाँ और आज़म जो है वो मकतूला का रिश्तेदार चाचा साथ बहन है उसकी, ठीक है, चाचा साथ बहन है। तो इसने उधर से चाकू खरीदा और ले गया दबालपुर फिरते रहे। जब कुछ देर शाम का करीब पहुँचे जी, उधर मकई में चले गए, उधर बैठे रहे। जब अंधेरा होने लगा तो इसने 2 चाकू मारे, एक इधर और एक इधर मारा, और पैसे लिए, जेब लिया, भाग गया। पैसे कहाँ से आए? पैसे उसके पास थे, जो नैला हाशिम है मकतूला, उसके पास थे पैसे 13 लाख रुपए और समथिंग वो जेवरात थे। ये कहता है 13 लाख रुपए थे, घर वालों ने 14 लाख रुपए लगाया। लेकिन कत्ल क्यों किया? कत्ल उसने इसलिए, मेरा जो है मेरी जो तफ्तीश कहती है कि उसके ज़हन में एक लालच आ गया। देखा उसने बिग अमाउंट है, 13 लाख रुपए और जेवर भी है, तो उसने लालच में आकर ये कत्ल कर दिया। हालांकि उसकी चाचाजाद बेटी थी, तो अगर वो दुश्मनी कोई नहीं थी, और चाचाजाद बेटी थी, उससे शादी भी करना चाहिए तो क्या बात हो सकती थी, शादी हो सकती थी। उस लड़की ने तो यही देखा ना कि ये मेरे चाचा का बेटा है, तो मेरी इससे शादी हो सकती है। तो उसने तो ये स्टेप इसलिए उठाया। मुलजिम को गिरफ्तार कहाँ से किया गया? मुलजिम को तकरीबन अपने 1 माह के बाद हमने ये, जब इसका पता चला CDR के जरिए कि ये इसका रब्ता था, 21 तारीख को इसका ही रब्ता था उसके साथ, तो इसका ट्रेस कराया हमने। जी इसकी लोकेशन आई हमारी कराची। अच्छा, तो ये कराची से काड़े से कत्ल करने के बाद ये कराची फरार? काड़े से कत्ल करने के बाद ये घर अपने घर आ गया था लाहौर में? नहीं, उधर कसूर। अच्छा, कसूर अपने गांव जो घर था वहाँ रहा है, काफ़ी दिन वहाँ रहा है। किसी को इसने पता नहीं चलने दिया कि मैंने ये काम किया ऐसा। लेकिन उसके बाद इसके दिल में क्या आई है, चला गया कराची, चला गया भागकर। कराची के एक दोस्त है, उसके पास इसने कुछ पैसे उधर पाए 7 लाख रुपये, और वहाँ से फिर इसके जहन में आया कि मेरे घर वालों को शायद को तंग करेंगे। डरते को वापस जब सफ़र किया ना, हमें भी पता चल गया लोकेशन है जो कराची आ रही थी, फिर इसका पता चला कि ये वापस ही सफ़र हो गया। फिर हमने इधर रेलवे स्टेशन कसूर, मैं और मदई हमारे साथ थे, मेरा ये ऐसे था,
इसने हमने उधर रेलवे स्टेशन कसूर से इसको अरेस्ट किया। अच्छा, इसके अंदर ये भी फरमा दीजिएगा कि मुलजिम का कोई बैक रिकॉर्ड, इससे पहले कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी? बैक रिकॉर्ड तो कोई नहीं है, लेकिन जो है ज़हनी तो लगता तो ऐसे ही है कि उसके इसने जो कत्ल किया है इरादतन कत्ल किया है। जिस केस के ऊपर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसके अंदर चाचाजाद भाई ने अपने ताया की बेटी को शादी का झांसा दिया और असल पीछे जो मोटिव था ना सिर्फ वो रकम हथियाना था बल्कि उस एक लड़की जिसके साथ उसने ताल्लुक़ इस्तवार किया हुआ था उसे जान छुड़वाना भी था। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है या सिक माइंडेडनेस है? ये क्या है कि जब आप खुद से किसी के साथ ताल्लुक़ बना रहे हैं और एक टाइम गुजारने के बाद आपके दिल में लालच पैदा हो जाती है पैसे की और उसको शादी का झांसा देके आप उसको कत्ल कर देते हैं, ये तमाम चीज़ें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? ये जानने के लिए हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट हिदना साहिबा के पास आए हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या है। हिदना, एक तो टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह का थोड़ा सा केस आपके साथ मैंने डिस्कस किया, अब इसको अपनी टर्म में क्या कहेंगी? ये क्या है? ये बिहेवियर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, कोई भी चीज़ जो हमारी नॉर्मल लाइफ से डेविएट हो जाए उसको हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं या क्रिमिनल बिहेवियर कहते हैं। जैसे अभी आप एक मर्डर का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो जाहिर है मर्डर इन एनी सिनेरियो या किसी भी माशरे में कत्ल को एक हम क्रिमिनल बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर ही कंसिडर करेंगे। अब जो कातिल होता है वो एक मिनट में कातिल नहीं बन जाता, उसके पीछे एक पूरी उसकी एक लाइफस्टाइल होता है जो हमें समझने की ज़रूरत होती है। जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस नज़र आते हैं जो कि ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि ये इंडिविजुअल जो है ये नॉर्मल नहीं है। इसकी बहुत सारी सोचने का अंदाज़, इसकी चीज़ों को समझने का अंदाज़ आम लोगों से या नॉर्मल लोगों से मुख्तलिफ है। तो एक तो जो लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं उनको इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि हमारे माशरे में अगेन एक अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ क्रिमिनल बिहेवियर्स के लिए नहीं है, और भी जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां हैं उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि जो इर्द गिर्द लोग हैं जिनको आप यानी फैमिली मेम्बर्स आप कहते हैं या फ्रेंड्स कहते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे सामने जो इंडिविजुअल है वो किस तरफ को जा रहा है। तो हमारे माशरे में अवेयरनेस की कमी है। जिस तरह से आप अभी बता रही हैं कि जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं डेफिनेटली वो सबसे पहले तो इमीडिएट आपकी फैमिली होती है, फिर आपका सोशल सर्कल या रिलेटिव्स होते हैं, और अगर आपके अंदर कोई ऐसा डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो रहा हो तो आपके रिश्तेदारों को सारों को पता होता है, तो लोग उसको जैसे आपने भी कहा कि इंडिकेट नहीं करते, उसको बताते नहीं हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे जिस केस की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर ये बचपन से पैदाइश से रिश्तेदार हैं, यानी एक ताया का बेटा है और दूसरी चचा का बेटा है, इनका ताल्लुक आपस में था, लेकिन 6 महीने पहले इन्होंने इस चीज़ को कंसिडर करना शुरू किया कि हम शादी कर लेते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि मुल्ज़िम के जहन में तब भी मॉनेटरियल बेनिफिट्स होंगे या ऑल ऑफ ए सडन उसका एक प्लान चेंज हुआ कि मैं इसे शादी नहीं करता, सिर्फ पैसे तैयार हूँ और उसको कत्ल करता हूँ? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमारे कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, और वो सारे फैक्टर्स मिल के एक डिसऑर्डर को जन्म देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये देखने की ज़रूरत है इस स्टेज पे अगेन हमारे कानून का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारी जो इदारे जो कानून के बाद, क्योंकि कानून ने तो पकड़ना है ना मुजरिम को, उसके बाद उसकी ट्रायल होनी है, उसके ऊपर मतलब फैसले सुनाए जाने हैं और फिर सज़ा होनी है उसको। तो इस सारे प्रोसीजर में जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि उसकी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होनी चाहिए, कि उसके ऊपर हमारे पास टेस्ट्स हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हैं, हम उनके ऊपर एडमिनिस्टर करें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इनकी क्या साइकी है, ये लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं, और उस टाइम पे जिस वक्त उसने ये फैसला किया होगा कि मुझे इसको कत्ल कर देना चाहिए, उस टाइम पे उसके दिमाग में क्या होगा। अब अगर हम इस केस से स्टार्ट करेंगे तो हम आगे आने वाले केसेस में ये चीज़ों को रोक सकेंगे,
कि अगर हम पहले से ही असेसमेंट में ये देख लेंगे कि एक इंडिविजुअल के अंदर इस तरह के थॉट पैटर्न्स होते हैं जो कि उसको क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो हमारे पास एक प्रूफ होगा कि माजी में ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं और आगे आने वाले वक्तों में यानी फ्यूचर में हम उन क्रिमिनल बिहेवियर्स को भी और इस तरह के अफसरदा वाक़यात को भी रोक सकेंगे। आप समझते हैं कि जो केस स्टडीज़ हैं वो इस तरह के केसेस को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं? अगर जिस मुल्ज़िम की हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर आप केस स्टडीज़ की बात कर रही हैं, अगर हम इसकी केस स्टडी करते हैं तो जो जुडिशल सिस्टम है वो इस तरह का जो केस स्टडी होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए मुल्ज़िम को सज़ा देने में यानी वो चीज़ कारआमद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बाहर भी ऐसा होता है और हमारे अपने सिस्टम में भी कुछ डेफिनेटली लूप होल्स हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल भी होता है। इसका काम बेसिकली फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा होता है। अगर इस तरह के कोई क्रिमिनल बिहेवियर्स हैं जिनकी दिमाग में नफ्सियाती प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर उनकी इवैल्यूएशन जो है, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो फर्दर उसकी सज़ा या ट्रायल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। लास्ट एंड वेरी प्रिसाइजली, जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में शुरू में कहा कि जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो इस तरह ऐसे शख्स के बिहेवियर को नोट कर रहे होते हैं, उनका कितना कसूर आप समझती हैं ऐसे शख्स के बारे में इतला ना देने के हवाले से? देखिए, कसूर तो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर मैं एक माँ हूँ और मैं ये समझती हूँ या ये मैं देख रही हूँ, देखिए जब तक मैं नोट नहीं करूँगी अपने बच्चे के अंदर कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं या मैं उसको अगर वक्त नहीं दूँगी कि जो उसकी एक रिक्वायरमेंट है हर बच्चे की, जैसे हमने पहले भी बात की कि बचपन से ये चीज़ें जो हैं ये बिल्टअप होना शुरू हो जाती हैं और फिर जवानी में जाके लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि हम कहते हैं ये एकदम से हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू से ज़ाहिर होना शुरू होती हैं और उस इंडिविजुअल का अकेले का कसूर नहीं होता। मैंने जैसे कहा कि एनवायरनमेंट का बहुत सारा रोल होता है और हमारे सोशल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स से ही बात शुरू होती है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करें। अगर वो ये देख रहे हैं कि उनके बच्चे के अंदर कोई तब्दीली आ रही है, जो पहले वो काम नहीं करता था अब वो कर रहा है, वो उसकी सोहबत ख़राब हो रही है या वो कुछ घर से बाहर ज़्यादा रह रहा है या चीज़ें छुपा रहा है, बता नहीं रहा, झूठ बोल रहा है, छोटी छोटी हम घर में अगर ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, उसके बाद बहन भाइयों का फ़र्ज़ है कि वो अगर ऐसी कोई चीज़ अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि हमारे भाई या बहन में कोई तब्दीली आ रही है, तो वो अपने पेरेंट्स तक ये कम्युनिकेट करें। पहले वो खुद बात करने की कोशिश करें, अगर नहीं हो सक रही तो वो अपने पेरेंट्स को बताएं और अच्छे दोस्ताना अंदाज में उससे बात करें, उसको मतलब थ्रेट ना करें कि वो आपसे और मज़ीद चीज़ें छुपाना शुरू कर दे। तो सबसे पहले ये फैमिली से स्टार्ट होता है, उसके बाद ज़ाहिर है फ्रेंड्स का रोल है, नेबरहुड का रोल है, आपका पूरा जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है। हम अगेन अनफॉर्चुनेटली हम अपने इदारों पे ही ट्रस्ट नहीं करते। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगी कि मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए, मुझे लॉयर्स को कॉल करनी चाहिए, मुझे अपने जुडिशल सिस्टम पे, मतलब ऐसे कुछ एग्जांपल्स होती हैं कि हम अपने इदारों पे ही ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो हमारे इदारे जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी कौम के ट्रस्ट को गेन करें ताकि लोग उन तक रीच आउट करें। थैंक यू वेरी मच। लाहौर के थाना लियाकताबाद में पहले लड़की के अगवा का 365 का मुकदमा दर्ज हुआ और कुछ रोज के बाद लड़की की लाश बरामद हो गई। मुलजिम भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपने लड़की के वालिद का बयान भी सुना। कानूनी माहिरीन इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि मुलजिम को किस तरह की सज़ा हो सकती है और ये इस तरह के वाक़यात जो मुआशरे में जन्म ले रहे हैं और इनकी तादाद भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या सख्त सज़ाएँ दे के ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन है? ये तमाम कानूनी नुक्ते जानने के लिए हमने सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फरहाद अली शाह साहब से रब्ता किया, उनसे ये सब तमाम चीज़ें जानेंगे। फरहाद साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपसे केस थोड़ा सा डिस्कस किया कि लड़की घर से गायब हो जाती है, 365 का मुकदमा दर्ज हो जाता है, कुछ दिन के बाद उकाड़ा से लड़की की लाश बरामद हो जाती है और फिर मुलजिम की उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है। इस केस में मैक्सिमम पेनल्टी क्या है और क्योंकि लड़का जो है वो लड़की का रिश्तेदार भी है, तो इसके अंदर कोई कानून इजाज़त देता है कि सुलह सफाई हो जाए या सज़ा कम हो जाए? देखिए, दो पर्सपेक्टिव्स हैं आपकी इस बात के। सबसे पहली बात यह है कि जब भी इस किस्म का कोई वाक़या होता है उसके अंदर जो पेनल्टी है वो कतई नज़र इस बात के कि कत्ल करने वाला कज़न था
भाई था, बाप था या कोई और अजीज़ व क़ारिब था। पेनल्टी जो है 302 के ऑफेंस की वो डेथ सेंटेंस है और उसके साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कतल कलामी माफ मुकदमा पहले 365 का बेसिकली 365 का जुर्म जो है वो अगवा से मुतल्लिक है कि एक आदमी जो है उसकी बाबत वो जब मिसिंग हो गया तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि कोई अगवा करके ले गया, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, वन इज़ ऑफ डायरेक्ट एविडेंस कि किसी ने जाते हुए देखा, ले जाते हुए देखा, और अदर इज़ कि कोई ले गया। तो वो सस्पेशन का, शक का इजहार करते हुए पुलिस को आप इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस उसमें फिर FIR 365 की ही दर्ज करती है। सब्सिक्वेंटली होता यह है कि इस किस्म के केसेस के अंदर लाश जब कहीं से मिलती है तो वो नामालूम लाश होती है, तो वो जहाँ से लाश बरामद होती है पुलिस वहाँ पे 302 की FIR दर्ज करती है, तस्वीरें वगैरह खींच के, और उसको वो अमानतन दफन कर देते हैं। और एक इश्तिहार शोरो होगा हमारा कहलाता है पुलिस रूल्स के अंदर, वो उसको मुख्तलिफ थानों के अंदर फिर उस तस्वीर को सर्कुलेट करते हैं और वहाँ से फिर लीगल एयर जो है वो उसको आके देखते हैं कि जी वाकई ये तो हमारा बेटा, ये बेटी है, जो भी अजीज़ था। उसके बाद करते ही हैं कि उस थाने के अंदर जो 302 की FIR होती है उसको वो एक ज़िमनी लिख के क्लोज कर देते हैं कि ये पीछे 365 की फ़लाँ FIR दर्ज हुई थी, यहाँ पे फिर उसका पोस्टमार्टम होकर 302 का इजाद कर दिया जाता है, एडिशन ऑफ सेक्शन कर दी जाती है। और उसके बाद पुलिस जहाँ पे 365 की FIR दर्ज हुई उसको वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, मुलजमान या मुलजम जो भी होता है उसको पकड़ते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चलान वो सेंड टू कोर्ट कर देते हैं। अब पहला सवाल का आपका जो था कि सज़ा तो इसमें डेथ सेंटेंस है। मिटिगेशन अगर हो जाए, जैसे फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि किसी ने यकदम को झगड़ा हो गया और किसी को कत्ल कर दिया, प्री प्लान्ड नहीं था, तो इसको वो मिटिगेशन कहते हैं कि उसमें सज़ा डेथ नहीं होगी, लाइफ होगी, लेसर पनिशमेंट कर दे। इसी तरह से अगर फर्ज माल किसी ने कहा कि जी पैसों का झगड़ा था और आपने पैसों का झगड़ा साबित नहीं कर सके, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिटिगेशन कि लेसर पनिशमेंट, आप डेथ सेंटेंस नहीं दे रहे, आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसी तरह के जो वेपन मिला था वो होल के साथ मैच नहीं किया, तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें सज़ा 302 की कैपिटल पनिशमेंट की बजाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है। इसी तरह फिर जुवेनाइल्स हैं कि बाई लॉ आपका स्टेट ये कहता है कि जुवेनाइल को आप डेथ सेंटेंस नहीं देंगे, तो उसको फिर आप उम्र कैद दे देते हैं या 25 साल, उसको हम 302C के अंदर ले जाते हैं। अब सेकंड थिंग इज़ कि जी वारिस अगर किसी को माफ़ कर दे, ये स्टेट नहीं देता, स्टेट 345 आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन बेस्ड अपॉन शरीयत, कि शरीयत ये कहती है कि लीगल हेयर को ये राइट दिया गया है कि वो खून बहा ले, दियत की रकम ले ले, अल्लाह वास्ते माफ़ कर दे, मतलब ये वो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर सकते हैं। अगर इसके अंदर लीगल हेयर अब उसके बहन भाई हैं, उसके माँ बाप हैं, वो अगर माफ़ भी कर दें तो 311 लगने से कंपाउंड नहीं हो सकेगा। और इस मुलज़म को जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट की है उस पे इसको सज़ा दी जा सकती है और स्टेट अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहे। लेकिन 311 की एप्लीकेशन बहुत ही मिजरेबली फेल है हमारी स्टेट कि 311 की सही तरीके से। सर इसी पॉइंट के ऊपर पुलिस जो है वो अपनी जान छुड़ाती है। जब वो 302 का अगर कोई केस ऐसे कर रही है और उसको तमाम एविडेंसेस मिल जाएं तो वो फौरी तौर पर चलान करने की कोशिश करती है, इस चीज़ को बिल्कुल बालाए ताक रखते हुए कि मुलजिम को सज़ा दिलवाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। इसी तरह वो सारा मलबा जो है वो अदालतों में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि जज साहब की भी वो डिस्क्रिप्शन है कि वो 311 खुद भी लगा सकते हैं। 311 ना लगने की वजह से बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आए जिसके अंदर मुलजिम जो है वो कुछ अरसा जेल जाने के बाद रिहा होकर आ जाता है। जब एक मुलजिम रिहा होकर आ जाता है तो वो एक प्रेसिडेंट सेट कर देता है। दूसरे जो उस तरह के माइंड सेट के लोग होते हैं कि वो भी अगर ऐसा इकदाम करते हैं तो वो भी बाहर आ सकते हैं। तो आप नहीं समझते बतौर कानूनी माहिर कि इससे माशरे के अंदर एक नया ट्रेंड सेट हो जाता है, मुलजमान को एक राह मिल जाती है, राह फरार मिल जाती है कि वो अगर ऐसा करेंगे तो ये भी हो सकता है। देखिए, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि उर्फ़ आम एक बात कही जाती है कि 302 करके केड़ा मसला। पुराना ट्रेंड ये था कि पुराने हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि 302 का लफ्ज़ अगर आप एक दरख्त पर लिख दें तो वो दरख्त सूख जाता था। उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिकली को दरख्त सूखता था, वो बेसिकली एक डेटरेंस पैदा करने के लिए, एक खौफ पैदा करने के लिए कि लोग जुर्म की दुनिया से अपने आप को दूर रखें, वो डेटरेंस के लिए। अब क्या ट्रेंड हो गया कि मसला ही कौन है, 302 इंज गई। ये बेसिकली हमारे इदारों का फेलियर है। पुलिस, मैं पुलिस के अगेंस्ट नहीं हूँ, पुलिस एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो इन्वेस्टिगेशन का। देखिए, हमारे पास आज कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 10A कि आप एक सिटीज़न को
फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी देंगे। लेकिन फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी कब होगी? जब आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयरली की जाएगी, आपकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस की जाएगी। अब अदालत जो है वो कोर्ट ऑफ ख्वाहिश नहीं है कि मुद्दई को वो देखे जी उसकी बेटी कत्ल हो गई है तो वो सज़ा दे दे। उसने सज़ा देनी है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करके। अब हमारा सबसे बड़ा पुलिस का फुकदान ये है कि हमारे क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, एक पार्टी मुद्दई के साथ लगी हुई होगी पॉलिटिकली, एक पार्टी मुलजम के साथ लगी होगी, पुलिस बीच में फंस जाती है। एक तरफ से एमएनए अप्रोच कर रहा है, दूसरी तरफ से एमपीए अप्रोच कर रहा है, तीसरी तरफ से एक और मिनिस्टर अप्रोच कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फेयर इन्वेस्टिगेशन का एक फेलियर है। अच्छा शाह साहब, लास्टली आप जब अदालतों में जाते हैं और इस किस्म के केसेस देखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे केसेस की तादाद में इजाफे की बुनियादी वजह क्या है? मैं अर्ज़ करता हूँ, ये बहुत ही आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया सर। प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप कभी सर्वे करके देखें कि पिछले 10 साल के अंदर कितने लोग कत्ल हुए और कितने लोग उन कत्लों में चार्ज हुए। यू विल गेट सरप्राइज ऑफ योर लाइफ कि कितने लोगों को आपने एग्जीक्यूट किया। लोग एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, लोग नीचे से सजाए मौत होते हैं, हाई कोर्ट से आके सजा उम्र कैद होगी, ऊपर जाते हुए बरी हो गए, या उन्होंने अपना सब्सटेंशियल पीस ऑफ जो उनकी इम्प्रिजनमेंट होती है उन्होंने काट ली होती है, वो उसी के अंदर अंडरगॉन करके वो छूट जाते हैं। मतलब एक आदमी ने कत्ल कर लिया और कत्ल करने के बाद वो 10, 12, 13, 14 साल की सज़ा काटी और वो बाहर। आज 60-65 साल गुजरने के बाद भी आप यही नहीं फैसला कर सके कि आपकी उम्र कैद 25 साल की होगी या आपकी उम्र कैद 14 साल की होगी। आप यही फैसला नहीं कर सके। एक आम आदमी कहता जी वो रात दिन गिनते हैं जी, रात कट के जी 14 साल है रात पाक। ये सारी की सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है और ये लेजिस्लेशन की कमी है कि यहाँ पे आप गुर्दों का स्कैंडल पकड़ते हैं, डॉक्टर पकड़ के आप ले जाते हैं तो एसपी आपका कहता है कि हमारे पास तो रेलिवेंट लॉ ही नहीं लगाने के लिए, कहता है लिख दें जी इसने इसका गुर्दा चोरी कर लिया। तो ये मिजरी है हमारे मुल्क की कि आपकी असम्बलीज जो उनका बेसिक काम है वो उसमें फेल है कि आपके पास लेजिस्लेशन ही नहीं हो रही। आपने सीनियर एडवोकेट फराद अली शाह साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पुलिस को जदीद और मॉडर्न तरीकों के ऊपर तफ्तीश करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे केसेस का सदेबाब किया जा सके। और जिस पर्टिकुलर केस की हम बात कर रहे हैं जिसको में 302 तो लगी हुई है, और अगर पुलिस समझती है कि मुलजिम जो है वो अपनी रिश्तेदारी या किसी और चीज़ का फ़ायदा उठा के जल्दी रिहा हो सकता है तो वो 311 लगा सकती है, जिससे फिसाद फिल अर्ज़ की दफ़ा लग जाएगी और मुलजिम को सज़ा दिलवाने में आसानी होगी। या फिर अगर अदालत ऐसा समझे कि इस मुलजिम के रिहा होने से मज़ीद ख़तरा पैदा हो सकता है और ये मज़ीद ऐसी कार्रवाइयाँ कर सकता है और अदालत इस तरह की ये दफ़ा लगा देती है, तो उससे मुलजमान को जब सज़ा मिलेगी तो जो रोल मॉडल के तौर पे लोग इसको देख रहे होंगे कि ये जल्दी रिहा होके आ गया, तो उनको भी दिलों में डर बैठेगा और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो माशरे में होना कम हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।